गया उड़ने का कीड़ा था। उड़ने का था, मरने का नहीं। कहानी की शुरुआत होती है क्लिंटार नाम के एक प्लैनेट से, जिसके अंदर हमें बहुत सारे सिम्बायोटीज दिखाए जाते हैं जो कि क्लिंटार प्लैनेट के ही प्राणी हैं। और सिम्बायोटीज के बीच बैठा है नल, जो कि सिम्बायोटीज का भगवान है। लेकिन नल की बॉडी को कई सिम्बायोटीज ने पकड़ रखा था, यानी इसे कैद कर रखा था। नल अंधेरे का भगवान होता है और इसी ने सिम्बायोटीज प्रजाति को बनाया था। नल बताता है कि पहले मैं अंधेरे के साम्राज्य में था, लेकिन रोशनी ने मुझसे मेरा साम्राज्य छीन लिया और इसके बाद इसके बनाए हुए सिम्बायोटीज ने भी इसके साथ धोखा किया और इसे क्लिंटार प्लैनेट के अंदर कैद कर दिया। अगर नल को यहाँ से आज़ादी चाहिए तो उसे कोडेक्स की ज़रूरत होगी, जो इसकी आज़ादी की चाबी की तरह है। यहाँ क्लिंटार में नल के साथ सिम्बायोटीज के साथ साथ जेनोफिश भी रहती थी। जेनोफिश एक तरह के खतरनाक क्रिएचर थे जो सिम्बायोटीज को कच्चा चबा जाते थे। नल ने इन्हें सिम्बायोटीज से पहले बनाया था, लेकिन इन्होंने सिम्बायोटीज की तरह नल को धोखा नहीं दिया, बल्कि ये आज भी उसके वफादार हैं। अब नल सभी जेनोफिश को हुक्म देता है कि पूरे यूनिवर्स में फैलकर चुन चुन कर कोडेक्स को उसके पास लेकर आए, ताकि नल जल्दी से यहाँ से आज़ाद हो सके। नल चाहता था कि वो यहाँ से रिहा होकर पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दे और फिर से अंधेरे के साम्राज्य को इस्टेब्लिश कर उस पर राज करे। नल बहुत सारे पोर्टल्स खोलता है और इनकी हेल्प से कई सारी जेनोफिश को अलग अलग जगह कोडेक्स ढूंढने के लिए भेज देता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एडी नाम के एक लड़के पर, जो इसी बार में बैठा हुआ था जहाँ स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर था। यहाँ एडी एमसीयू हीरोज़ के बारे में जानने की कोशिश में लगा हुआ था, जिस पर यहाँ का बारटेंडर उसे बताता है कि इस यूनिवर्स में थैनोस नाम का एक विलन आया था, जिसने 5 साल के लिए यूनिवर्स कहीं गायब कर दिया था। इसके बाद एडी अपने वेनम सिम्बायोटीज के साथ अपने यूनिवर्स में वापस आने लगता है, क्योंकि इसी टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करते हैं। इसलिए कुछ ही मिनटों में एडी और वेनम सिम्बायोटिस अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। लेकिन अब भी ये उसी जगह पर होते हैं जिस जगह पर ये एमसीयू के वर्ल्ड में थे। बार से लेकर बारटेंडर तक सब कुछ वैसा ही था। यहाँ आने के बाद वेनम एडी के शरीर से अपने कई सारे हाथ बाहर निकालता है और एडी को ड्रिंक बनाकर सर्व करता है। बारटेंडर भी एडी के शरीर से बहुत सारे हाथ निकलते हुए देखकर चौंक जाता है। इसी बीच एडी की नज़र बाहर में चल रही न्यूज़ पर पड़ती है। पैट्रिक नाम के एक डिटेक्टिव की डेथ हो गई है और इस मौत के पीछे पुलिस का शक एडी पर ही होता है। ये देख एडी समझ जाता है कि इस वक्त सैन फ्रांसिस्को जाना उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और एडी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत भी नहीं है। वेनम सिम्बायोटिस एडी से आगे का प्लान पूछता है। एडी कहता है कि मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मैं एक जज की सभी करतूतों को जानता हूँ। मैं उनका फ़ायदा उठाकर जज की मदद लूँगा और ख़ुद को बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगा। एडी न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है और जब वेनम एडी के शरीर से अपना हाथ निकालकर बारटेंडर को पैसे देता है, तो इसी के साथ उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा भी इसी काउंटर पर रह जाता है। लेकिन ना तो एडी को इसकी खबर थी और ना ही वेनम सिम्बायोटिस को। ये टुकड़ा भी ठीक वैसा ही होता है जैसा कि वेनम ने एमसीयू यूनिवर्स में छोड़ दिया था। और फिर एडी यहाँ से चला जाता है। एडी जब बार से बाहर निकलकर साइक पर जा रहा होता है, तभी से यहाँ बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। एडी इन आवाज़ों को ध्यान से सुनता है और फॉलो करते हुए उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ इन कुत्तों को एक साथ रखा गया था। एडी देखता है कि इन सभी कुत्तों को पिंजरे में बंद करके रखा गया है। एडी के साथ वेनम भी होता है। कुत्तों को इस तरह पिंजरे में बंद देख एडी समझ जाता है कि ज़रूर इन कुत्तों को बेचने के लिए यहाँ कैद करके रखा गया होगा। एडी और वेनम इन्हें आज़ाद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुत्तों के 3 ओनर्स आ जाते हैं। एडी इन्हें शांति से कुत्तों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ये एडी पर शूट करने लगते हैं। ऐसा करते ही एडी का वेनम सिम्बायोटिस बाहर आ जाता है और एडी के वेनम का रूप ले लेता है। वेनम पहले तो सभी डॉग्स को छोड़ देता है और फिर इन तीनों आदमियों के सर को खा जाता है और कुछ देर बाद एडी अपने इंसानी रूप में आ जाता है और डॉग्स के साथ यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम एडी के पीछे वाली बिल्डिंग को देखते हैं जिस पर नल की भेजी गई जेनोफिश बैठी थी, लेकिन एडी से नहीं देख पाता और आगे चलता रहता है। जिस रोड पर एडी चल रहा था, वहाँ लगे कैमरे उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज एक आदमी देख रहा होता है। यानी ये एडी पर नज़र रख रहा था। इसका फेस कवर होता है, इसलिए ये कौन था पता नहीं चल पाता।
ये अनजान आदमी कहता है कि अब एडी बाहर आ गया है, इसे पकड़ने का ये बिल्कुल सही टाइम है। इतना कहने के बाद ये जनरल एक्स को कॉल करके उसे कहता है कि वो एडी को पकड़ ले। ये अनजान शख्स सिर्फ एडी को ही नहीं बल्कि एडी के अंदर शरीर में मौजूद वेनम के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल कर चुका था। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है जनरल एक्स पर, जो एडी की जानकारी मिलते ही अपनी टीम के साथ उसी बार में पहुंच जाता है जहां एडी पहले बैठा था। जनरल एक्स बारटेंडर से एडी के बारे में पूछताछ करता है। इस पर बारटेंडर इसे बताता है कि कुछ देर पहले एक शख्स यहाँ आया था और इसके 2 नहीं बल्कि कई सारे हाथ थे और वो शख्स अपने हाथों से उन्हें लंबा करके कुछ भी आसानी से उठा रहा था। ये सब सुनने के बाद जनरल एक्स अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि इस बारटेंडर को बेहोश कर दो और अपने साथ ले चलो। एक्स के इतना कहते ही टीम बारटेंडर को बेहोश कर देती है और फिर इसे अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जनरल एक्स वेनम के काउंटर पर पड़े छोटे से बॉडी पार्ट को भी अपने साथ रख लेता है और अपनी टीम के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी घूमती है एक लेडी पर जिसका नाम था डॉक्टर पेन, जो कि यूएस में मौजूद एरिया 51 में रिसर्च का काम करती थी। एरिया 51 को काफ़ी सीक्रेटली रखा गया था। डॉक्टर पेन एरिया 51 में एंटर होती है और अपना काम करने लगती है। दरअसल पृथ्वी पर जितने भी सिम्बाइटीज मौजूद थे उन सबको इसी एरिया 51 में सीक्रेटली रखा गया था और इन पर रिसर्च की जा रही। कुछ देर बाद डॉक्टर पेन से मिलने के लिए यहाँ जनरल एक्स आता है और यहाँ ये खुलासा होता है कि जो जनरल एक्स है वो भी एरिया 51 में ही काम करता है। जनरल एक्स ने जिस बार से वेनम के टुकड़े को उठाया था वो टुकड़ा ये डॉक्टर पेन को दे देता है ताकि डॉक्टर पेन इस पर रिसर्च कर सके। इसके बाद डॉक्टर पेन जनरल एक्स को एक रूम में ले जाती है जहां पैट्रिक को कैद करके रखा गया था। यानी एडी को जिस पैट्रिक का गुनहगार बताया जा रहा है वो मरा नहीं बल्कि एरिया 51 में उसे कैद करके रखा गया है। डॉक्टर पेन बताती है कि जिस वक्त हमें ये मिला था तब इसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इसे वापस जिंदा करने के लिए हमने इसका सिम्बाइटिस से बॉन्ड करवा दिया है और अब ये तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है। यानी सिम्बाइटिस के पास यूनिवर्स के अंदर किसी को भी दोबारा जिंदा करने की शक्ति थी। अचानक से पैट्रिक डॉक्टर पेन के पास आकर उससे कहता है कि तुम सबसे बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो और ये शब्द पैट्रिक के नहीं बल्कि उसके शरीर में मौजूद सिम्बाइटीज के होते हैं। साथ ही ये सिम्बाइटीज इन्हें नल के बारे में भी बताता है कि सभी सिम्बाइटीज को नल ने ही बनाया है और वो अंधेरे का भगवान है। लेकिन कुछ समय पहले सभी सिम्बाइटीज ने उसे कैद कर दिया, लेकिन अब वो अपनी आज़ादी के लिए कोडेक्स को पाना चाहता है। इधर हम एडी को देखते हैं जो कि एक वेनम सिम्बाइटीज बनकर एक हवाई जहाज से चिपका हुआ है, क्योंकि इसी प्लेन की मदद से ये जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचना चाहता था। लेकिन नल की भेजी हुई जेनाफिश एडी को ट्रेस करती हुई इसी हवाई जहाज पर आ जाती है और फिर यहाँ होती है वेनम और जेनाफिश के बीच एक ज़बरदस्त फाइट, क्योंकि जेनाफिश को वेनम की बॉडी में कोडेक्स दिख रहा था जिसे वो अपने साथ नल के पास ले जाना चाहती थी। ये कोडेक्स वेनम के गले पर था। वेनम किसी भी तरह जेनाफिश से अलग होकर प्लेन से कूद जाता है और पैराशूट खोलकर एडी की जान बचा लेता है। एडी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए एडी वेनम से पूछता है कि उस क्रिएचर ने हम पर हमला क्यों किया और वे कौन था। वेनम बताता है कि वो एक जेनाफिश थी जो इनसे इनका कोडेक्स छीनने के लिए आई थी, लेकिन अब भी एडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वेनम अब बिल्कुल शुरुआत से पूरी कहानी बताता है। वेनम कहता है कि सिम्बाइटीज को डार्कनेस के गॉड ने बनाया है और इनसे पहले नल ने जेनाफिश को भी बनाया था, लेकिन काफी समय पहले सिम्बाइटीज ने नल को ही क्लिंटर में कैद कर दिया। यहाँ से अगर नल को आज़ादी चाहिए तो उसे कोडेक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो जेनाफिश कोडेक्स लेने आई थी। इसके बाद वेनम एडी को कोडेक्स के बारे में बताता है कि एक सिम्बाइटीज के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपने होस्ट को दोबारा जिंदा कर सकता है, लेकिन अब सिम्बाइटीज अपने होस्ट को जिंदा करता है तो दोनों के शरीर में एक अलग एनर्जी पैदा होती है और इसी एनर्जी को कोडेक्स कहते हैं। इस पर एडी कहता है कि मैं तो कभी मरा नहीं हूँ, इसलिए हमारे पास कोई कोडेक्स नहीं है। लेकिन वेनम कहता है कि तुम्हारी एक बार डेथ हो चुकी है और यहाँ में वेनम के एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ एडी की डेथ हो गई थी, लेकिन वेनम सिम्बाइटीज ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया और दोनों के शरीर में एक कोडेक्स डेवलप हो गया। वेनम बताता है कि जेनाफिश तभी कोडेक्स को देख सकती है जब मैं तुम्हें पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि जब एडी पूरी तरह से वेनम में तब्दील हो जाएगा तो उसके गले पर मौजूद कोडेक्स चमकने लगेगा और जेनाफिश को कोडेक्स का सिग्नल मिल जाएगा, चाहे फिर जेनाफिश कितनी ही दूर क्यों ना हो, लेकिन उसके सिग्नल की मदद से वो वहाँ पहुँच जाता है।
इसलिए अब वेनम एडी से कहता है कि जब तक हमें जेनोफिश से खतरा है मैं तुम्हें पूरी तरह से वेनम में तब्दील नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जेनोफिश दोनों की ही जान ले लेगी और कोडेक्स को नल को सौंप देगी। जब एडी और वेनम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर ये फैसला करते हैं कि वेनम को घोड़े के अंदर बॉन्ड कर देंगे और जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि एडी वेनम से बॉन्ड नहीं हो सकता था। इसलिए ये दोनों घोड़े की हेल्प लेते हैं और वेनम घोड़े के साथ बॉन्ड बनाकर एक खतरनाक सा घोड़ा बन जाता है और एडी को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ये दोनों जैसे ही नदी के पास पहुंचते हैं तभी हम देखते हैं कि जनरल रेक्स और उसकी टीम यहाँ आ जाते हैं। इसलिए ये एडी को पकड़ने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वेनम एडी को बचाने की हर कोशिश करता है। ये मेंढक से भी बॉन्ड होता है और फिश से भी, लेकिन जब बात नहीं बनती तो आखिरकार इसे ना चाहते हुए भी एडी से बॉन्ड होना पड़ता है ताकि वो एडी को सेफ रख सके। लेकिन जैसे ही वेनम एडी से बॉन्ड होता है वैसे ही जेनोफिश को सिग्नल मिल जाता है और वो कोडेक्स के सिग्नल को फॉलो करते हुए एडी तक आने लगती है और कुछ ही समय में एडी के पास आ जाती है। लेकिन जब जनरल एक्स की टीम जेनोफिश को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए ये एडी को छोड़कर जेनोफिश पर अटैक करने लगते हैं, उस पर फायरिंग करते हैं। इसी मौके का पूरा फायदा उठाकर वेनम जल्दी से एडी के शरीर में घुस जाता है और एडी को यहाँ से बचाकर ले जाता है। इसी तरह एडी और वेनम जनरल रेक्स और जेनोफिश दोनों से ही बच जाते हैं और फिर वेनम और एडी दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ एडी की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम था मार्टिन। मार्टिन यहाँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था। इसकी फैमिली में 2 बच्चे और एक वाइफ थी। मार्टिन एडी को खाना सर्व करता है और फिर बताता है कि मैं एरिया 51 की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही एलियंस को देखने का सपना रहा है, जिसे अब मैं पूरा करने वाला हूँ। एडी के कहने पर मार्टिन अपनी गाड़ी से एडी को न्यूयॉर्क छोड़ देता है और खुद एरिया 51 की तरफ चला जाता है। एडी कैसीनो में जाकर अपने कपड़े चेंज करता है और फिर मिसेस चेन से इसकी मुलाकात होती है। मिसेस चेन एडी से डांस करने को कहती है, हालांकि एडी मना कर देता है, लेकिन वेनम डांस करने लगता है और एडी को वेनम में चेंज कर देता है, जिस वजह से जेनोफिश यहाँ आ जाती है, जिसे देख वेनम जल्दी ही एडी की बॉडी में घुस जाता है और जेनोफिश उसे ट्रैक नहीं कर पाती। लेकिन इतने में ही जनरल एक्स अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाता है और एडी को बेहोश कर देता है। इसके बाद ये एडी की बॉडी से वेनम को अलग कर देता है और वेनम को एक कंटेनर में बंद करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन अब जनरल रेक्स एडी और वेनम दोनों को लेकर एरिया 51 में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद जब एडी की आंख खुलती है तो वो खुद को एरिया 51 के लैब में देखता है। जनरल रेक्स जल्दी से एडी के पास आकर इसे शूट कर देता है, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि डॉक्टर पेन की असिस्टेंट वेनम वाला कंटेनर खोल देती है। इसलिए वेनम एडी की बॉडी में फिर से आ जाता है, जिससे एडी की जान बच जाती है और अब एडी पूरी तरह से वेनम में चेंज हो जाता है। जेनोफिश भी कोडेक्स को ट्रैक कर लेती है और इसी लैब में आ जाती है और लैब को पूरी तरह से तहस नहस करने लगती है। इसके बाद डॉक्टर पेन और जनरल एक्स के कई साथी मारे जाते हैं और फिर डॉक्टर पेन की असिस्टेंट सभी सिम्बायोटीज को भी कंटेनर से आज़ाद कर देती है, ताकि सभी सिम्बायोटीज वेनम का साथ दे और जेनोफिश को खत्म कर दे। सिम्बायोटीज बाहर निकलते ही अपने आसपास के लोगों से बॉन्ड करने लगते हैं, लेकिन जेनोफिश सभी सिम्बायोटीज से काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए सिम्बायोटीज की ताकत कम पड़ती है और कुछ सिम्बायोटीज तो जेनोफिश का मुंह का निवाला बन जाते हैं। वेनम जल्दी से एडी के शरीर में घुस जाता है, जिस कारण जेनोफिश इसे ट्रैक नहीं कर पाती और मौका देखकर एडी लैब से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी एडी की नजर मार्टिन की फैमिली पर पड़ती है, जिन्होंने एडी की मदद की थी। एडी नहीं चाहता था कि जेनोफिश इन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो मार्टिन की फैमिली को सेफली यहाँ से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ सारे सिम्बायोटीज एक साथ मिलकर जेनोफिश को सबक सिखाते हैं। अपनी ताकत को कम होता देख जेनोफिश जोर से चिल्लाती है और दूसरे साथियों को भी हेल्प के लिए बुला लेती है। पोर्टल से और भी जेनोफिश यहाँ आती हैं। ये देख एडी वेनम में चेंज हो जाता है और सभी सिम्बायोटीज को साथ मिलाकर जेनोफिश से मुकाबला करता है और जेनोफिश की पावर भी काफी कम हो जाती है। लेकिन इस फाइट में वेनम और एडी दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। वेनम इन जेनोफिश को हराने के लिए अब एडी के साथ बॉन्ड करता है, जिसके बाद एडी के शरीर से बहुत सारे टेंटेकल्स निकलते हैं और एडी जेनोफिश को भी खुद से बॉन्ड करने लगता है। इसके बाद वेनम सभी जेनोफिश को एक खतरनाक एसिड के पास ले जाता है, लेकिन इन्हें एसिड से मारने से पहले वो एडी की जान बचाने के लिए उसकी बॉडी को खुद से अलग दूर कर देता है और फिर उस एसिड के पास आकर सभी जेनोफिश को तो खत्म कर ही देता है, साथ ही खुद भी मारा जाता है और एडी बेहोश हो जाता है। इधर डॉक्टर पेन एक स्क्वैन सिम्बायोटीज के साथ बॉन्ड करके अपनी असिस्टेंट के साथ यहाँ से चली जाती है।
अब जब एडी की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहां यूएस मिलिट्री का एक अफसर उसे आकर थैंक्स बोलता है कि वेनम और तुम्हारी वजह से सभी जेनोफिश मारे गए हैं, इसलिए तुम अब सभी चार्जेस से फ्री हो। इसके बाद एडी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, लेकिन उसे अपने वेनम की कमी महसूस होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको वेनम 3 की एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।